नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल फ्री एजुकेशन में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम जीके जीएस से रिलेटेड मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों ये जो क्वेश्चन है ये प्रीवियस कई एग्जाम में पूछे भी गए हैं और दोस्तों सभी क्वेश्चन को हम बिल्कुल डिटेल में विथ एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ में डिस्कस करेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरुआत कर लेते हैं नंबर फर्स्ट क्वेश्चन से। पहला हमारा क्वेश्चन है, मुगल तोपखानों का प्रमुख अधिकारी क्या कहलाता था। दोस्तों यदि आपको पहले से किस क्वेश्चन का आंसर पता है तो वीडियो को पॉज करके अपना आंसर भी लगा सकते हैं। दोस्तों जो मुगल तोपखाने हुआ करते थे इनका जो प्रमुख अधिकारी होता था उसको मीर ए आतिश कहा जाता था। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। डिटेल को हम कवर कर लेते हैं। तो देखो दोस्तों, जो बाबर है ये अपने साथ में तोपखाना लेकर भारत आया था और जो तोपखाना है इसका सफल प्रयोग उसने पहली बार भेरा का किला जीतने के लिए किया था। ठीक है, और जो मुगल तोपखाना है इसको दो भागों में बांटा गया था। एक होता था जिंसी, ये भारी तोपें होती थीं, और दूसरा होता था दस्ती, ये हल्की तोपें होती थीं। ठीक है, और दोस्तों मुगल तोपखानों का जो प्रमुख अधिकारी होता था वो मीर ए आतिश कहलाता था। ठीक है, ये सारे फैक्ट आपको याद रखना है। दोस्तों जब एग्जामिनर आपको फंसाना चाहे तो इसी प्रकार से कठिन क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछ लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं। नंबर सेकंड क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने पंचमहल का निर्माण करवाया था। तो दोस्तों जो अकबर है इसने पंचमहल का निर्माण करवाया था फतेहपुर सीकरी में। कहाँ पर? फतेहपुर सीकरी में। और दोस्तों ये जो इमारत है पंचमहल ये फतेहपुर सीकरी की सबसे ऊंची इमारत है। ठीक है, और दोस्तों ये जो पंचमहल है इसका जो निर्माण है ये मुख्य रूप से मनोरंजन और विश्राम के लिए करवाया था अकबर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरिविजय सूरी किस मुगल शासक के शासनकाल में थे। तो दोस्तों जो हरिविजय सूरी हैं ये अकबर के शासनकाल में थे। एडिशनल इन्फॉर्मेशन हम देख लेते हैं। दोस्तों प्रसिद्ध जैन धर्म के संत हरिविजय सूरी अकबर के शासनकाल में थे। ठीक है, और दोस्तों अकबर ने जैन धर्म के प्रमुख संत हरिविजय सूरी को जगत गुरु तथा जिनचंद्र सूरी को युग प्रधान की उपाधि दी थी। ठीक है, तो हरिविजय सूरी को जगत गुरु और जिनचंद्र सूरी को युग प्रधान की उपाधि किसने दी थी? तो अकबर ने दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इल्तुतमिश द्वारा 175 ग्राम का जारी किया गया सिक्का किस धातु का था। दोस्तों इल्तुतमिश जो है इसने चांदी का टका नाम से एक सिक्का जारी किया था और वो 175 ग्राम का था। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। और इम्पोर्टेंट फैक्टों को हम देख लेते हैं। तो दोस्तों जो इल्तुतमिश है ये गुलाम वंश का शासक था। ठीक है, इल्तुतमिश जो है ये पहला तुर्क सुल्तान था जिसने शुद्ध अरबी के सिक्के चलवाए थे। इल्तुतमिश ने टका नामक चांदी का सिक्का और जीतल नामक तांबे के सिक्के शुरू किए थे। इसमें से जो चांदी का टका सिक्का था ये 175 ग्राम का था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुगलक वंश की स्थापना किसने की थी। फटाफट से अपना आंसर लगाइए। तो देखिए दोस्तों जो तुगलक वंश है इसकी स्थापना की थी गाजी मलिक ने। वी ऑप्शन सही हो जाएगा। इम्पोर्टेंट फैक्टों को हम कवर कर लेते हैं। दोस्तों गाजी मलिक ने खिलजी वंश के अंतिम सुल्तान खुसरो खां की हत्या कर तुगलक वंश की स्थापना की थी 1320 ईस्वी में। ठीक है, और दोस्तों जो गाजी मलिक हैं ये तुगलक वंश का संस्थापक और पहला शासक था। इसने अपने आप को गयासुद्दीन तुगलक के नाम से पेश किया। ठीक है, और इसका शासनकाल जो है ये 1320 से 1325 तक चला था। ठीक है, तो दोस्तों तुगलक वंश की स्थापना किसने की थी? गाजी मलिक ने। ठीक है, गाजी मलिक ऑप्शन में नहीं मिलता तो क्या मिलेगा? गयासुद्दीन तुगलक मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा राज्य पाकिस्तान के साथ में सीमा साझा नहीं करता। तो फटाफट से आंसर लगाएं। दोस्तों आप लोग जानते होंगे कि पाकिस्तान की सीमा से लगे 4 भारतीय राज्य हैं। कितने हैं? 4 भारतीय राज्य हैं। कौन कौन से हैं? तो एक तो है पंजाब। ठीक है, दूसरा कौन सा है? दूसरा है राजस्थान। तीसरा कौन सा है? तीसरा है गुजरात। ठीक है, और चौथा कौन सा है? तो चौथा राज्य है जम्मू कश्मीर। ठीक है, जम्मू कश्मीर चौथा राज्य है। हरियाणा नहीं है। ठीक है, तो हमें यही बताना था कि कौन सा साझा नहीं करता, तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। इसको हम याद कर सकते हैं, प्राग जम्मू गया। पा से बन जाएगा हमारा पंजाब, रा से हमारा बन जाएगा राजस्थान, गा से हमारा क्या बन जाएगा? गा से हमारा बन जाएगा गुजरात, और जम्मू से क्या बन जाएगा? हमारा जम्मू कश्मीर बन जाएगा। ठीक है, तो पाकिस्तान की सीमा से लगे 4 भारतीय राज्य हैं, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, राष्ट्रीय आहार संस्थान इसको NIN कहा जाता है, ये कहाँ पर स्थित है?
दोस्तों ये स्थित है हैदराबाद में। कहाँ पर? हैदराबाद में स्थित है। NIN इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन। ठीक है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन, हिंदी में इसको कहेंगे राष्ट्रीय आहार संस्थान। ये जो है ये हैदराबाद में स्थित है। इसकी स्थापना हुई थी 1918 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान जो है इसका हेडक्वार्टर स्थित है उत्तर प्रदेश के मखदूम गांव में। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले के मखदूम गांव में केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान का हेडक्वार्टर स्थित है। नेक्स्ट वन की हम बात कर लेते हैं दोस्तों। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है किस संविधान संशोधन के द्वारा लोकसभा के कार्यकाल को 6 वर्ष से घटाकर 5 वर्ष कर दिया गया? दोस्तों जो लोकसभा का कार्यकाल है ये पहले 6 वर्ष हुआ करता था। ठीक है, फिर इसको घटाकर कितने वर्ष कर दिया गया? 5 वर्ष कर दिया गया। और ये किस संविधान संशोधन के द्वारा किया गया था? तो ये 44वें संविधान संशोधन के माध्यम से किया गया था। और 44वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1978 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के किस पूर्व प्रधानमंत्री के जन्म दिवस पर 28 जून को राष्ट्रीय गरीब दिवस मनाया जाता है? तो देखिए दोस्तों भारत के पूर्व प्रधानमंत्री PV नरसिंह के जन्म दिवस पर, किसके? PV नरसिंह के जन्म दिवस पर 28 जून को राष्ट्रीय गरीब दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भू राजस्व संग्रह की दहशाला प्रणाली किसने शुरू की थी? तो दोस्तों भू राजस्व संग्रह की जो दहशाला प्रणाली है ये अकबर ने शुरू की थी। किसने? अकबर ने शुरू की थी। एडिशनल इन्फॉर्मेशन को हम देख लेते हैं। तो दोस्तों अकबर के वित्त मंत्री टोडरमल ने राजस्व एकत्रित करने की एक नई व्यवस्था शुरू की जो कि जब्ती या फिर दहशाला व्यवस्था कहलाती थी। इस व्यवस्था के तहत पिछले 10 वर्षों में फसलों के औसत उत्पादन के साथ साथ प्रचलित हो रही औसत कीमतों की गणना करके औसत उत्पादन का 1/3 भाग कर के रूप में लिया जाता था। ठीक है, ये होती थी दहशाला व्यवस्था। ये किसने शुरू की थी? अकबर ने शुरू की थी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है दोस्तों किस मराठा पेशवा को मराठा मैकियावेली कहा जाता था? ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों मराठा मैकियावेली किसको कहा जाता था? नाना फडणवीस को कहा जाता था। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अपनी चतुराई व बुद्धिमत्ता के लिए प्रसिद्ध थे, इसलिए इनको मराठा मैकियावेली कहा जाता था। दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि भारत का मैकियावेली किसे कहा जाता है? दोस्तों भारत का मैकियावेली जो है ये चाणक्य को कहा जाता है। किसको? चाणक्य को कहा जाता है। और देखो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये मैकियावेली था कौन? दोस्तों जो मैकियावेली है इसका पूरा नाम था निकोला मैकियावेली। ठीक है, और ये इटली का एक राजनीतिक दार्शनिक था। और दोस्तों जो निकोला मैकियावेली है इसकी एक रचना है ये पूछी जाती है। इसकी रचना का नाम क्या है? दी प्रिंस जो है इसकी रचना का नाम है। तो हमने पढ़ा है जो निकोला मैकियावेली है ये इटली का एक राजनीतिक दार्शनिक था। ठीक है, और भारत का मैकियावेली किसको कहा जाता है? चाणक्य को कहा जाता है। और मराठा मैकियावेली किसको कहा जाता था? तो नाना फडणवीस को कहा जाता था। ये 3-4 फैक्ट हैं। ये फैक्ट आपके एग्जाम में हजारों बार रिपीट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं दोस्तों। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है निम्न में से किसमें न्यूट्रॉन अनुपस्थित होता है? तो देखो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जो हाइड्रोजन है, ठीक है, जो हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन के परमाणु में एक तो होता है इलेक्ट्रॉन। ठीक है, एक होता है इलेक्ट्रॉन और एक होता है प्रोटॉन। ठीक है, एक प्रोटॉन होता है और इसमें न्यूट्रॉन की अनुपस्थिति होती है। ठीक है, और हाइड्रोजन के परमाणु का आकार सबसे छोटा होता है। नेक्स्ट वन की हम बात कर लेते हैं दोस्तों। धातुओं को जोड़ने के लिए प्रयुक्त की जाने वाली गैस वेल्डिंग में कौन सी गैस का प्रयोग किया जाता है? दोस्तों जो गैस वेल्डिंग होती है इसमें एसिटाइलिन और ऑक्सीजन दोनों गैसों का प्रयोग किया जाता है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट रहेगा आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट वन की हम बात कर लेते हैं दोस्तों। भारत के राष्ट्रीय पशु बाघ को राष्ट्रीय पशु होने का गौरव कब मिला? तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि 1972 तक भारत का राष्ट्रीय पशु क्या था? तो 1972 तक भारत का राष्ट्रीय पशु था शेर। ठीक है, फिर 1973 को, ठीक है, 1973 को भारत का राष्ट्रीय पशु किसको घोषित किया गया? तो बाघ को घोषित किया गया। ठीक है, भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के अनुसार
अप्रैल 1973 को बाघ को राष्ट्रीय पशु का दर्जा दिया गया। ठीक है। और दोस्तों बाघों के संरक्षण के लिए बाघ परियोजना यानी कि टाइगर रिजर्व को कब आरंभ किया गया, ये भी पूछा जाता है। तो दोस्तों जो टाइगर रिजर्व है ये भी 1973 में ही शुरू की गई थी। ये सारे फैक्ट जो मैं आपको बोलता हूँ, कई बार मैं आपको बताता हूँ, ये फैक्ट आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं और यहीं से आपको नंबर मिलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, संविधान के किस भाग एवं अनुच्छेद में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है। दोस्तों संविधान के भाग 20 में, ठीक है, और अनुच्छेद 368 में संविधान संशोधन करने की प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है। ठीक है। और दोस्तों संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया है ये किस देश के संविधान से ली गई है, तो दोस्तों ये दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ली गई है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, संविधान संशोधन की प्रक्रिया जो है ये किस देश के संविधान से ली गई है। मैंने अभी आपको बताया है कि ये दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ली गई है। ठीक है। और दोस्तों यहाँ पर लिखा है ब्रिटेन, तो ब्रिटेन से क्या लिया गया है, ब्रिटेन से एकल नागरिकता ली गई है। और अमेरिका से क्या लिया गया है, तो अमेरिका से मूल अधिकार लिए गए हैं। रूस से क्या लिया गया है, तो रूस से मूल कर्तव्य लिए गए हैं। नेक्स्ट वन की हम बात कर लेते हैं दोस्तों, भारत में टोकन मुद्रा प्रणाली यानी कि टोकन करेंसी सिस्टम किसने शुरू किया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये दोस्तों। तो दोस्तों भारत में टोकन करेंसी सिस्टम जो है ये मोहम्मद बिन तुगलक ने शुरू किया था। ठीक है। इसको सांकेतिक मुद्रा भी हम कहते हैं। ठीक है। ये किसने शुरू किया था, तो मोहम्मद बिन तुगलक ने शुरू किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली को एनसीटी यानी कि राष्ट्रीय राजधानी प्रदेश संविधान के किस संशोधन से बनाया गया। तो देखो दोस्तों 69वां संविधान संशोधन के माध्यम से दिल्ली को एनसीटी यानी कि राष्ट्रीय राजधानी प्रदेश का दर्जा दिया गया या फिर बनाया गया। वी ऑप्शन सही हो जाएगा। फैक्टों को हम कवर कर लेते हैं दोस्तों। 69वां संविधान संशोधन कब हुआ था, 1991 में। ठीक है। और इसके अंतर्गत दिल्ली को विशेष केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा देते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली यानी कि एनसीटी बना दिया गया। ठीक है। और एनसीटी की स्थापना 1 फरवरी 1992 को पूर्ण हुई थी। और दोस्तों दिल्ली के लिए 17 सदस्यीय विधानसभा तथा 7 सदस्यीय मंत्री परिषद की व्यवस्था की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का कौन सा राज्य पंचायती राज में अनुसूचित जातियों यानी कि एससी के आरक्षण से मुक्त है। तो देखो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जो अरुणाचल प्रदेश है ये पंचायती राज में अनुसूचित जातियों यानी कि एससी के आरक्षण से मुक्त है। दोस्तों एक संविधान संशोधन हुआ था, आपको पता होना चाहिए, 83वां संविधान संशोधन। ठीक है। और ये संविधान संशोधन जो है ये सन 2000 में हुआ था। और दोस्तों इस संविधान संशोधन के द्वारा जो अरुणाचल प्रदेश राज्य है, ठीक है, तो अरुणाचल प्रदेश को पंचायतों में एससी के आरक्षण से मुक्त बनाया गया था। नेक्स्ट वन की हम बात कर लेते हैं दोस्तों, निम्न में से किस गैस का उपयोग अग्निशमन यंत्र में किया जाता है। तो देखो दोस्तों जो कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक है, जो कार्बन डाइऑक्साइड है यानी कि जो CO2 है इसका प्रयोग आग बुझाने के लिए किया जाता है। और इसी का जो प्रयोग है ये अग्निशमन यंत्र में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं दोस्तों, आधुनिक आवर्त सारणी के पहले व दूसरे समूह को क्या कहा जाता है। दोस्तों जो आधुनिक आवर्त सारणी है इसके पहले और दूसरे समूह को कहा जाता है एस ब्लॉक। क्या कहा जाता है, एस ब्लॉक कहा जाता है। दोस्तों जो आधुनिक आवर्त सारणी है उसमें टोटल समूह कितने होते हैं, तो उसमें टोटल 18 समूह होते हैं। ठीक है। और आधुनिक आवर्त सारणी में टोटल तत्व कितने हैं, तो टोटल 118 तत्व हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें दोस्तों, हथेली पर रखने पर निम्न में से कौन सा तत्व पिघल जाता है। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। हथेली पर रखने पर गैलियम और सीजियम, ठीक है, ये दोनों तत्व पिघल जाते हैं। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों जो गैलियम है और सीजियम है इन दोनों तत्वों का गलनांक बहुत ही कम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं दोस्तों, थर्मस फ्लास्क का आविष्कार किसने किया था। दोस्तों जो थर्मस फ्लास्क है इसका आविष्कार किया था जेम्स डीवर ने। किसने, जेम्स डीवर ने थर्मस फ्लास्क का आविष्कार किया था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन दोस्तों, कॉर्बेट नेशनल पार्क किस जानवर की सुरक्षा के लिए स्थापित किया गया था। दोस्तों जो कॉर्बेट नेशनल पार्क है सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि जो कॉर्बेट नेशनल पार्क है ये कहाँ पर स्थित है। दोस्तों ये उत्तराखंड में स्थित है। ठीक है।
और ये मुख्य रूप से बंगाल टाइगर के लिए स्थापित किया गया था। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। स्थापित कब किया गया था दोस्तों ये? तो ये 1935 में स्थापित किया गया था। और दोस्तों जब इसकी स्थापना हुई थी तब इसका नाम क्या था? तब इसका नाम था हैली राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, तब इसका नाम हैली था। फिर क्या हुआ? तो दोस्तों फिर 1957 में, ठीक है, 1957 में इसका नाम बदलकर जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कर दिया गया। ठीक है, तो ये जो मैंने फैक्ट आपको बताए हैं 5-6, इन किसी भी फैक्टों से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन सकते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन बन जाता है स्थापना कब की गई थी? 1935 में। किस नाम से की गई थी? तो हैली नेशनल पार्क नाम से इसकी स्थापना की गई थी। और स्थापना किस लिए की गई थी? तो बंगाल टाइगर्स की सुरक्षा के लिए इसकी स्थापना की गई थी। इसका नाम कब बदला गया? 1957 में। इसका नाम वर्तमान में क्या है? तो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान इसका नाम है। और ये कहाँ पर स्थित है? तो ये उत्तराखंड में स्थित है। ठीक है, कोई भी फैक्ट आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन जाता है और आपको 1 नंबर दिला देता है। तो मैं हमेशा यही कोशिश करता हूँ कि जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट है वो फैक्ट छूट ना जाए और आपको सभी फैक्ट पता चल सकें। दोस्तों अब नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है आपके लिए, चैलेंजिंग क्वेश्चन है जो कि हम पूछते हैं अपनी प्रीवियस वीडियो से। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। स्वतंत्रता से पहले कौन सी रियासत सबसे बड़ी रियासत थी? ठीक है, ये आपको बताना है। और दूसरा फैक्ट आपको बताना है कि कौन सी रियासत सबसे छोटी रियासत थी। तीसरा फैक्ट आपको बताना है कि कितनी रियासतें थीं टोटल। ठीक है, चौथा फैक्ट आपको बताना है कि इन रियासतों का जो एकीकरण है, ठीक है, तो ये भी आपको बताना है कि इन रियासतों का एकीकरण किसने किया था। ठीक है, थैंक यू दोस्तों, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ में इस वीडियो को शेयर करें। जितने भी आपके व्हाट्सएप पर स्टडी से रिलेटेड ग्रुप हों, आपके फ्रेंड हों जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हों, उन तक इस वीडियो को ज़रूर पहुँचाएँ। जो न्यू स्टूडेंट हमारे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं वो चैनल को विजिट करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन दबा लें ताकि जब भी मैं कोई इसी प्रकार का इम्पोर्टेंट और लेटेस्ट वीडियो डालूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके, आप हमारा वीडियो सबसे पहले देख सकें। और दोस्तों इसी प्रकार के वीडियोस देखने के लिए आप हमारी प्लेलिस्ट को विजिट कर सकते हैं। प्लेलिस्ट की लिंक आपको यहाँ पर आई बटन में मिल जाएगी या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, या फिर दोस्तों अभी आपको स्क्रीन पर 3 यूज़फुल वीडियोस दिख रहे होंगे, इन वीडियोस को ज़रूर देख लें। थैंक यू दोस्तों, राम राम, दुआ सलाम, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।